तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेसन फंडामेंटल ऑफ द स्टॉक मार्केट, जिन्हें हम स्टॉक मार्केट की ABCD भी कहते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये आपके व्हाट इज स्टॉक मार्केट, मतलब इस बेसिकली इसकी परिभाषा, या फिर आप यूं कह लो स्टॉक मार्केट क्या होती है। आपसे कोई पूछने लगे कि भाई आप स्टॉक मार्केट करते हो, स्टॉक मार्केट क्या होती है, क्या चीज होती है। दोस्तों स्टॉक मार्केट की बेसिक परिभाषा की मैं बात करूं तो यह एक वह स्थान है जहां पर सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियों की शेयर्स का कारोबार होता है। मतलब कि जहां पर आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टर और आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों ही सार्वजनिक स्थल पर किसी कंपनी, जो आपकी सार्वजनिक किसी कंपनी के शेयरों को बाय और सेल करने के लिए एक साथ आते हैं, उस पैलेस को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। उस मार्केट का हम स्टॉक मार्केट का नाम दे देते हैं क्योंकि वहां पे स्टॉक्स की सेल और बाय किया जा रहा है, तो उसे हम स्टॉक मार्केट नाम दे देते हैं दोस्तों। तो इसी को कहते हैं बेसिकली स्टॉक मार्केट, या फिर आप इसे यूं कह लो जहां सेलर और बायर सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी के शेयर को सेल और बाय करने के लिए डिजिटल इकट्ठा होते हैं, उस स्थल को स्टॉक मार्केट कहते हैं। या फिर आप यूं समझ लो कि जब हम लोकल बाजार में, मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए आता है, कोई बेचने के लिए आता है, तो उसे हम मार्केट कह देते हैं दोस्तों। और यहाँ पर स्टॉक्स की सेल और बाय होता है, तो इसे हम स्टॉक मार्केट का नाम देते हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट आपकी दो तरह की होती है, प्राइमरी स्टॉक मार्केट और आपकी सेकेंडरी स्टॉक मार्केट। एक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक मार्केट का वर्गीकरण का है। तो आपकी एक पहली प्राइमरी मार्केट होती है और दूसरी आपकी सेकेंडरी मार्केट होती है। दोस्तों प्राइमरी मार्केट की मैं बात करूं तो ये आपकी, इसमें जो आपका सबसे फर्स्ट जो होता है IPO, जैसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, जिसमें कोई कंपनी आपकी लिस्ट होना चाह रही है और वह अपने जो शेयर हैं, आपके शेयर के कुछ परसेंट मार्केट में उतारती है, मार्केट में लोगों को सेल करती है। जो सेल करने का जरिया होता है, जिस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं, उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब IPO। कोई कंपनी अपना IPO ला रही है, तो वह जो कंपनी है वो पहली बार आपका स्टॉक मार्केट में अपनी लिस्ट कराती है और वह पहली बार ही अपने शेयर्स को सेल कर रही होती है, तो उसे हम IPO कहते हैं कि यह कंपनी IPO कर रही है। इसके बाद आता है दोस्तों FPO। ये होता है जो कंपनी पहले फर्स्ट टाइम सेल करे थे, जिसने पब्लिक को अपने शेयर स्टॉक मार्केट में, वही जो कंपनियां दोबारा अपना ऑफर निकालती है कि भाई मुझे अभी 5% और सेल करने हैं, तो उसे हम कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसे हम FPO कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद आपका आता है OFS, जिसे हम कहते हैं ऑफर फॉर सेल। जिस किसी कंपनी के 2 या 2 से अधिक मालिक हैं, किसी के पास आपकी 10% की ओनरशिप है, किसी के पास 50% की है, तो उनमें से जो एक जो ओनर है, जो प्रमोटर कह लो आप, वो अपनी पूरी आपकी जो ओनरशिप है उसे खत्म करके किसी को सेल करना चाह रहा है। मतलब आपका उसके पास उसे कोई बंदा मिला नहीं कि वो उससे उन शेयरों को खरीद सके, तो वो क्या करता है, ऑफर पर, जैसे आपका 100 रुपए का शेयर है, तो वो 90 रुपए के शेयर में अपनी ओनरशिप को पब्लिक को बेच देता है स्टॉक मार्केट के थ्रू, तो उसे हम ऑफर फॉर सेल कहते हैं। इसके बाद आता है प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब PP। ये जो इसमें जो आपका ओनरशिप है, जो बंदा कंपनी का मालिक है, वो आपका किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर, किसी एक ही प्राइवेट आदमी को अपनी ओनरशिप 10% की है उसकी, तो वो 10% के शेयर उस बंदे को बेच देता है, उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं दोस्तों। QIP मतलब कोई बंदा अपनी ओनरशिप को किसी इंस्टीट्यूशनल, किसी संस्था को, जैसे कि आपकी LIC है, ऐसी किसी संस्था को जिसे पब्लिक का पैसा लगाओ, उसको सेल कर देता है अपनी सारी ओनरशिप, उसे हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कहते हैं, QIP। दोस्तों ये आपकी प्राइमरी मार्केट थी। दोस्तों सेकेंडरी मार्केट की बात करूं मैं, तो इसमें ये वो मार्केट है जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप नॉर्मली कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल करते हैं। ये आपकी इसमें थोड़ी डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं इसे, ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। इससे आगे हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिस्टेड कंपनीज इन स्टॉक मार्केट, मतलब आपका कंपनी, कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में आती है, इनका वर्गीकरण करेंगे दोस्तों इससे पहले समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है।
दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी की टोटल वैल्यू को बताता है कि ये कंपनी आज की डेट में कितनी वैल्यू की है, और इसे हम निकालते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का फॉर्मूला है आपका शेयर प्राइस, जो आपका करंटली शेयर प्राइस चल रहा है, और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स मतलब जो उस कंपनी के टोटल शेयर है, और अगर इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी कंपनी का आपका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाता है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम आपके कंपनीज के वर्गीकरण पे, कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में आती है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका लार्ज कैप कंपनीज के मैं बता देता हूँ। लार्ज कैप कंपनीज की जो रेंज है वो आपकी 200 बिलियन डॉलर से 200 बिलियन रुपीज से जो ज्यादा जिनकी मार्केट कैप है, और जो आपकी 3500 बिलियन डॉलर तक जाती हैं, उन्हें हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। जैसे कि आपका HDFC बैंक हो गया, SBI, या फिर आपकी रिलायंस कंपनी, इन सभी के इससे ज्यादा मार्केट कैप है, तो ये आपके लार्ज कैप कंपनीज में आती हैं। मिड कैप कंपनीज की जो रेंज है वो आपकी 50 बिलियन रुपीज से होकर 200 बिलियन तक जाती है। इसके बीच में या इतने में जो भी कंपनी आती है उन्हें हम मिड कैप कंपनीज कहते हैं दोस्तों। स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं दोस्तों जिन्हें हम लोएस्ट एंड ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब जो कम से जितने आपके ये 50 बिलियन से जितने भी कम की जो मार्केट कैप है उसे हम स्मॉल कैप में कहते हैं। वो चाहे वो कितना भी कम हो, उसे हम स्मॉल कैप कंपनीज में ही कहते हैं दोस्तों। ये आपका 50 बिलियन से कम होनी चाहिए इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोस्तों पेनी स्टॉक की मैं बात करूं तो ये आपके बहुत ही कम प्राइस पर ट्रेड हो रहे होते हैं, और इनमें मोस्टली ज्यादातर जो शेयर्स होते हैं ये इनमें बाय सेल नहीं हो रही होती है, ये इलिक्विड शेयर्स होते हैं ज्यादातर, और इनका मार्केट कैप भी ना के बराबर ही होता है दोस्तों। ये आपके कम प्राइस पर ट्रेड हो रहे होते हैं और इनका मार्केट कैप भी बहुत ही ज्यादा कम होता है, और ये मोस्टली इनमें बहुत कम और बाय सेल होती है दोस्तों। ब्लू चिप कंपनीज वो होती हैं दोस्तों जो लार्ज कैप की कंपनीज है, जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस रखती हैं, उन्हें हम ब्लू चिप कंपनी कह देते हैं। कुछ काफी बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे आपकी अमेरिका की एप्पल हो गई, गूगल हो गई, आपके एनवीडिया हो गई, ये सारी आपकी ब्लू चिप कंपनी है जिनके ब्रांड प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। इन सब का मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका सेबी के जो सर्कुलर म्यूचुअल फंड स्कीम जो आती हैं, जो जिनकी निगरानी सेबी करती है, उसमें जो लार्ज कैप की कंपनीज है सेबी के अनुसार म्यूचुअल फंड वालों में, जो आपके म्यूचुअल फंड कहते हैं कि भाई ये हम आपसे पैसा लेके लार्ज कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगी, तो उसके जो पैमाने होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लार्ज कैप की जो कंपनी होती है, जो फर्स्ट सबसे बड़ी है, फर्स्ट से लेके 100 तक की जो कंपनी है टॉप, उनको हम लार्ज कैप कहते हैं म्यूचुअल फंड के अनुसार दोस्तों। ये जो आपका लार्ज कैप मैंने यहाँ पहले बताया था, ये आपके स्टॉक मार्केट में जो हम बाय शेयर्स को खुद ही बाय सेल करते हैं वो है। और यहाँ पर आपका ये म्यूचुअल फंड की स्कीम जो म्यूचुअल फंड वाले मानते हैं कि लार्ज कैप कंपनी 1 से लेके 100 तक की जो बड़ी कंपनी है वो लार्ज कैप में आती है, और 101 से लेकर जो 250 बड़ी कंपनी है वो आपकी मिड कैप में आती है, मिडिल कैप में। और जो आपकी स्मॉल कैप में आती है वो 251 से जो जितनी भी छोटी कंपनी है वो आपके स्मॉल कैप में आती है, चाहे इसमें पेनी स्टॉक भी हो सकते हैं दोस्तों। तो ये आपके कुछ कंपनीज का क्लासिफिकेशन था कि कंपनी को हम कैसे पता करें कि मिड कैप की कंपनी है, लार्ज कैप की कंपनी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपका जो तीसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट, मतलब जो स्टॉक मार्केट में कितने तरह के इन्वेस्टर होते हैं। तो इसमें आपके सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास कम कैपिटल होती है दोस्तों, 1-2 लाख के समथिंग जिनके पास कैपिटल होती है वो आपके रिटेल में आते हैं। दूसरा आपका होता है दोस्तों इसमें हाई नेटवर्थ वाले इन्वेस्टर, मतलब HNI जिन्हें हम बोलते हैं, मतलब हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, जिनके पास काफी कैपिटल होती है लेकिन वो इंडिविजुअली ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, मतलब किसी एक बंदे के पास ही काफी इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, तो उसे हम हाई नेटवर्थ वाले श्रेणी में डाल देते हैं दोस्तों।
इससे आगे आपके जो थर्ड नंबर पर आते हैं वो आपके होते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये आपके वो संस्थान होते हैं जिनमें आपके पब्लिक का पैसा लगा होता है। जैसे आप SBI, मान लो SBI बैंक है और वो आपका पब्लिक के पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाता है, तो उसे हम DIIs कहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। चौथे आपके होते हैं FIIs, इसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। मतलब जो विदेशी संस्थान है, जैसे विदेश में कोई बैंक है जिसके पास पब्लिक का पैसा है, या कोई संस्था है जिसके पास पब्लिक का पैसा है, वो आपको भारत की मार्केट में लगाता है, स्टॉक मार्केट में, तो उसे हम FIIs कहते हैं दोस्तों। तो ये आपके कुछ टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, इसे हम आगे चल के थोड़ा और समझेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें हम देखेंगे स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी इंटरमीडिएटरीज काम करती हैं दोस्तों इंटरमीडिएटरीज की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो आपका बीच का काम आता है वो आपका ब्रोकर होता है, जो आपको ट्रेडिंग करवाता है आपके, जिसमें आपका एक ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट खोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले आप कोई ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे जिसमें आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है, और वो जो डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, वो आपका बैंक अकाउंट से लिंक होता है। इसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में वो शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं, जिससे आपके जो स्टॉक मार्केट में शेयर बाय होते हैं वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू डीमैट अकाउंट में जमा हो जाते हैं दोस्तों। ये आपका इंटरमीडिएटरीज है, जो ब्रोकर होते हैं वो आपके इंटरमीडिएटरीज में आते हैं दोस्तों। ये आपके यहाँ पर कुछ पॉपुलर ब्रोकर है, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ये पता ही होगा दोस्तों। ये सभी आपके स्टॉक मार्केट के इंटरमीडिएटरीज के अंदर ही आते हैं दोस्तों। दूसरी मैं बात करूं, स्टॉक एक्सचेंज होती है जो दूसरी इंटरमीडिएटरीज होती है इसकी, इसमें दो भारत में पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इसका आप बायोडाटा पढ़ सकते हैं दोस्तों। कब स्टेब्लिश हुई थी? 1875 में। ये आपके इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू 1957 में रिकॉग्नाइज, मतलब अंडर में ले ली गई थी। ये आपकी जब अंग्रेजों के ज़माने में ही इस्टेब्लिश की गई थी भारत में। दलाल स्ट्रीट मुंबई में ये है अभी इसका मेन ऑफिस। ये 1957 में भारत गवर्नमेंट ने उस ब्रिटिश गवर्नमेंट से हैंडओवर ले लिया था इसका दोस्तों। ये आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये आपकी बढ़ती रहती है समय के अनुसार। ये आंकड़ा भी पुराना हो चुका है दोस्तों, तो इसे आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि BSE की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। इसमें आप नंबर ऑफ कंपनी भी अब तो काफ़ी बढ़ चुकी है दोस्तों, इसे भी आप चेक कर सकते हो। ये आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसका भी ये बायोडाटा। ये फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, ये भारत की फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें कोई भी पेपर वर्क नहीं होता है दोस्तों। NSE में ये 1992 में इस्टेब्लिश की गई थी, ये मुंबई में है ये भी आपकी, और इसका मार्केट कैप इससे ये भी आप गूगल पे देख सकते हो दोस्तों। ये आपका बढ़ता रहता है समय के अनुसार, इस वजह से मैं इन्हें कंफर्म नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अभी के सिचुएशन में ये काफ़ी बढ़ चुका है, तो इसे आप गूगल पे देख के अपने पास नोट कर सकते हो, या अपनी जानकारी के लिए आप वैसे ही याद रख सकते हो। तो ये आपकी दो इंटरमीडिएटरीज होती हैं स्टॉक मार्केट में। ये भी आपके इंटरमीडिएटरीज में ही आती हैं दोस्तों, जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं आपके। इससे आगे आपका थर्ड नंबर पर जो इंटरमीडिएटरीज आती हैं वो मैं ये आप देख सकते हैं। ये थर्ड इंटरमीडिएटरीज है, दी डिपोजिटरीज, जो आपकी CDSL और NSDL है। ये आपके डिपोजिटरीज होती हैं, जब आप शेयर्स को बाय सेल करते हो तो ये अपने पास रख लेती हैं दोस्तों। जो डीमेट अकाउंट खुलता है वो इन्हीं के पास खुलता है, CDSL और NSDL के पास आपका। ये आपकी इनके बारे में ये बायोडाटा है। ये सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। ये नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। ये जो स्टॉक एक्सचेंज NSDL के वर्क जो है वो NSE के लिए ही करती है केवल। जब आप NSE से कोई स्टॉक एक्सचेंज में शेयर खरीदते हो तो वो NSDL में जमा होता है, और ये BSE के लिए वर्क करती है, CDSL दोस्तों। और इसके प्रमोटर आपका देख सकते हैं, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसी ने इसको बनाया है। और ये जो है आपका NSDL, ये आपका IDBI बैंक और आपकी NSE ने दोनों ने मिलकर इसको बनाया था दोस्तों।
इसकी आप एस्टेब्लिशमेंट ईयर देख सकते हैं, 1999 में बनाई गई थी और ये आपकी 1996 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसका आपको एक ये आप देख सकते हैं, अगर आपका डीमेट अकाउंट का नंबर जो होता है वो 16 न्यूमेरिक डिजिट में है तो वो आपका NSDL में ओपन हुआ है, और वो 2 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट इन एंड 14 न्यूमेरिक डिजिट में है तो वो NSDL में ओपन किया गया है दोस्तों। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हो, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि हमारा डीमेट अकाउंट कौन सी डिपॉजिटरीज में ओपन है, या फिर हम जो शेयर्स खरीद रहे हैं वो कौन सी डिपॉजिटरीज में जमा किए जा रहे हैं दोस्तों ये आप गूगल पर चेक कर सकते हो, ये समय के साथ बदलता रहता है। अभी की सिचुएशन में ये आपकी CDSL शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुकी है, और आपकी ये भी अभी NSDL में हाल फिलहाल में लिस्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपका यस हो जाएगा, ये भी आपकी शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुकी है दोस्तों। फोर्थ इंटरमीडिएटरीज की बात करूँ तो आपकी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होती है। ये वो होती हैं, जैसे आपने कोई शेयर बाय किया या फिर आपने कोई सेल किया, तो आपके अकाउंट से यदि आपने शेयर कोई बाय किया 100 रुपये में, तो आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं, लेकिन आपका अभी शेयर आपके डीमेट अकाउंट में शो नहीं हुआ है। तो उस सिचुएशन में अगर आपने NSE पे खरीदा है तो उस की जो क्लियर करेगी उस सिचुएशन को, ये आपकी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होती है, जो कि आपकी NSE की क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। और ये एक दूसरी कॉर्पोरेशन है जो भी कि आपके इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करती है स्पेशली। ये बाकी इनका वो पढ़ सकते हो, ये कब स्थापित हुई थी, कैसे काम करती हैं, ये आप देख सकते हो दोस्तों। इनका काम बेसिकली यही है कि कोई भी आपको दिक्कत आती है शेयर बाय सेल करने में, शो नहीं करता या फिर आपका पैसे कट चुके, खरीदा नहीं गया, तो वो सब सिचुएशन को यही आपकी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होती है जो आपके उन्हें सॉल्व करती है उस प्रॉब्लम को। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। कोई भी डाउट हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। 5th पॉइंट ये आपका रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट का थानेदार, या फिर आप कह लो कि ये पूरी स्टॉक मार्केट पर नज़र बनाए रखता है कि कोई अगर कोई गड़बड़ कर देता है उस पर कितना फाइन लगाना है, ये सस्पेंड कर देता है ये दोस्तों आपका। ये आपकी द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी, जिसे हम सेबी कहते हैं, ये वो है आपका। ये आप पढ़ सकते हैं इसे। ये एस्टेब्लिश की गई थी 1988 में, और इसको जो आपको मेन पावर दी गई थी वो 1992 में दी गई थी, जब काफ़ी फ्रॉड होने लगे थे स्टॉक मार्केट में। तब इसे पावर दी गई थी कि आप कोई भी जो आपको सस्पेक्ट लगता है, आप कंफर्म करते हो, उसे आप हटा सकते हो शेयर मार्केट से, और उस पर आप पेनल्टी भी लगा सकते हो। तो ये वो चीज़ है आपके सेबी, ये सब चीज़ों को देखता है। इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर पर, सभी इन्वेस्टर पर नज़र रखता है। मार्केट इंटरमीडिएटरीज जो मैंने आपको बताई हैं उन सब पर भी यही नज़र रखता है। BSE, NSE, CDSL, NSDL और सभी ब्रोकरेज फर्म, सभी को यही दिखता है दोस्तों। ये आप देखते हैं ऑल जो इसके अंडर आती हैं, ऑल लिस्टेड कंपनीज पर नज़र रखता है। रिटेल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर जितने भी टाइप के, ऑल ब्रोकरेज हाउस, ऑल म्यूचुअल फंड, ये सभी को देखता है जो भी आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड फर्म है। तो ये सभी इसी के अंडर आती हैं। ये आपका रेगुलेटर कहलाता है स्टॉक मार्केट का, सेबी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। आज के लेसन यहीं तक करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।